इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एमडी कैट की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो पहला एमडी कैट का टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। तो हम सेल बायोलॉजी में से क्या चीज़ें पढ़ें, किस तरह से पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस में रखें और एमसीक्यू इसमें से कैसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो आपने ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक जो क्लासिफिकेशन है सेल वो आनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं बेसिक क्लासिफिकेशन की तो इसका मतलब है कि आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट यानी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस पता आना चाहिए। आपको ये पता आना चाहिए कौन सा सेल प्रोकैरियोट है और कौन सा यूकैरियोट है, और विद एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। यानी बैक्टीरिया जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है उनके नाम आपको आने चाहिए और आप उनको आइडेंटिफाई कर सको कि ये एक बैक्टीरियम है। जैसे एस्केरिया कोलाई बड़ा ही कॉमन बैक्टीरिया है और इसके बारे में आपको पता आना चाहिए। नोस्टोक एक सियानोबैक्टीरिया है, एनाबिना है, ओसिलिटोरिया है, ये कुछ सियानोबैक्टीरिया है। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफलोकोकस है, माइकोप्लाज्मा है, यानी इनके नाम आपको याद आने चाहिए। क्योंकि बैक्टीरिया के नाम कम है आपके सिलेबस में, जो दिए हुए नाम कम है, तो ये आपको याद करना आसान होगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा सेल प्रोकैरियोट है। तो जब प्रोकैरियोट आपको पता चल जाएगा तो इसके अलावा बाकी सारे सेल क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपको पता आना चाहिए। लेकिन इन जनरल जब भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसके दरमियान, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेल जस्ट ये है डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल। इन जनरल सेल को हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। सो मोस्ट सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल होते हैं, क्योंकि एनिमल अबंडेंटली मौजूद होते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि विच वन द फॉलोइंग सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो वो प्लांट सेल डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो प्लांट सेल था। इसी तरह से वो यूकैरियोट था या प्रोकैरियोट था, वो यूकैरियोट था। तो इस तरह की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम डिस्कस करें अगर सेल की स्ट्रक्चर में से जो सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर डिस्कवर हुई है सेल की, तो वो कौन कौन सी, तो वो भी अगर आप रॉबर्ट हुक की जब डिस्कवरी देखें तो उसने सबसे पहले सेल वॉल ही डिस्कवर की थी। उसने कहा था सेल एक एम्प्टी स्पेस है सराउंडेड बाय सेल वॉल, यानी अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इस तरह के बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेल आर प्लांट सेल आर एनिमल सेल, तो फिर एनिमल सेल होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द सेल हैव, जब क्वेश्चन आएगा तो मतलब वो पूछ रहा है एनिमल सेल के पास क्या होगा, तो ये वर्ड आपको पता आना चाहिए। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेल आपको पता आना चाहिए। यहां पर डिफरेंस आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। जब भी क्वेश्चन कोई आपसे माइक्रोबायोलॉजी में पूछा, सेल बायोलॉजी में पूछा जाएगा विच स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज इज फाउंड इन ऑल सेल, तो मतलब ये होगा कि वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, आपने उसको देखना है। कोई भी स्ट्रक्चर जो बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपको मिलेगी वही ऑल सेल में मिलेगी। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मोस्ट सेल, इसका मतलब होता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, तो यहां पर आप फौरन चले जाएंगे टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल का डिफरेंस है। अब जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, वहां पर आपने बैक्टीरिया को साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसके बारे में उसने पूछा ही नहीं है। आप डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल वहां पर जाएंगे और वहां पर आप जाके देखेंगे कि कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो बोथ प्लांट और एनिमल में कॉमन है। जैसे न्यूक्लियस दोनों में कॉमन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन है, जैसे गोल्जी अपरेटस दोनों में कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है। तो इस तरह की चीजें आपको याद आनी चाहिए। अब ये तो हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, तो मोस्ट यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, वो एनिमल सेल होते हैं। तो अब आपसे वो एनिमल के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
एक्चुअली ये वो बेसिक टेक्निक्स हैं जो ना बच्चों को बताई जाती हैं ना बच्चों को सिखाई जाती हैं और बच्चा बेचारा इनमें रुल जाता है। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनको यही बताता हूं, बेटा आपकी कंसेप्चुअल स्टडी या एंट्री टेस्ट की जो आपकी क्लास है ना, वो स्टार्ट हो जाती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अगर एक बच्चे ने बायोलॉजी अच्छी पढ़ी है, मैं गारंटी देता हूं कि उसको कंसेप्ट का कोई इश्यू ही नहीं होगा, तो वो तो आसानी से एमडी कैट क्लियर कर जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम इस जगह पर आ रही है कि एफएससी में बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं नंबर की खातर, और बाद में एंट्री टेस्ट की फीस बटोरने के लिए फिर बार बार सेशन और क्या ना क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आपको सेल बायोलॉजी में बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल पता आना चाहिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पता आना चाहिए। उसके बाद आप तरतीब वाइज स्ट्रक्चर पर आ जाए। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूएचएस ने या पीएमसी ने अपने सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने जो फीचर बहुत ज्यादा जो टॉपिक डिस्कस करने, इसमें सेल वॉल, हम सेल से स्टार्ट करते हैं, सबसे बाहर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, सेल वॉल को देखेंगे। जब भी आप सेल वॉल देख रहे हैं तो आपने इसको तीनों एस्पेक्ट से देखना है, बल्कि हर एस्पेक्ट से देखना है। एमडी कैट की प्रिपरेशन ये होती है कि सेल वॉल के बारे में आपके अगर पार्ट 2 में कोई वर्ड लिखा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और उसको एक जगह पर आप लेकर उसको एक जगह पर सिंक्रोनाइज करें और उसको तैयार करें। तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर डिटेल में आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल किन सेल में एब्सेंट है वो फिंगर टिप्स पर आने चाहिए आपके, जैसे प्रोटोजोन है और एनिमल सेल में एब्सेंट है, किन में मौजूद है, और जिनमें मौजूद है उसमें उसका कंपैरिजन क्या है, यानी डिफरेंस किस चीज पर आ रहा है, ये आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो यहां पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बहुत ज्यादा फोकस करना है आपने। इसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और इसके दरमियान कंपेयर करना है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी चीजें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शन फिंगर टिप्स पर हूं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर, फिजिकल, केमिकल पता होना चाहिए। और जब भी आप ये स्ट्रक्चर सेल बायोलॉजी में डिस्कस करें तो इन तीनों के कंपैरिजन में देखें, प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे डिफर कर रही है, यानी प्रोकैरियोट के साथ डिफरेंस आपने जरूर देखना है। क्या यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसी है, तो वो आपने चीज आइडेंटिफाई करनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से पढ़ें, उसकी कंपोजिशन देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिजिकल नेचर और है, केमिकल नेचर और है, ये सारी चीजें आपको पता आना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो अल्टरनेट वर्ड यूज होते हैं, जैसे प्लाज्मोलीमा क्या है, न्यूरोलीमा क्या है, सार्कोलीमा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, और ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट किसको कहेंगे, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। वेरियस मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्टिव, पैसिव, एक्टिव की आगे सब टाइप्स, पैसिव की सब टाइप्स, बिल्कुसुस, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफियन और जो डिफियन है, इनके दरमियान कंपैरिजन आपको आना चाहिए। और एग्जांपल इनकी आपको बुक में से ही आनी चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल आप देखेंगे जब आप न्यूरॉन के सेल पढ़ेंगे, तो वहां पर सोडियम का इनफ्लक्स, सोडियम का ई फ्लक्स, पोटेशियम का इनफ्लक्स, पोटेशियम का ई फ्लक्स, एक्टिव है, पैसिव है, उस रेफरेंस से आपको पता आना चाहिए। इसके बाद फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस जब आप डिस्कस करें तो ये इनकी एग्जांपल आपको विद रेफरेंस टू द डाइजेशन, अमेबा में जो इंजेक्शन है वो फैगोसाइटोसिस हो रही है। इसके अलावा सेल सिक्रीशन, उसके लिहाज से आपने देखना है इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। एक फ्लूइड लाइक कंपोनेंट है। हर एक ऑर्गेनेली के बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कोई एक होता है, वो आपको पता आना चाहिए। साइटोप्लाज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, इसके अलावा इन जनरल फंक्शन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो हमेशा ऑलवेज किस में होंगे, साइटोसोल में। जैसे इन जनरल प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोसोल में होगी। इसके बाद आपने जब साइटोप्लाज्म को डिस्कस करें तो आपने इसका कंपैरिजन देखना है विद रेफरेंस टू प्रोकैरियोट, कि प्रोकैरियोट से ये कैसे डिफर कर रहा होता है।
इसके अलावा जब आप साइटोप्लाज्म को डिस्कस करें तो इससे अल्टरनेटिव वर्ड आपको पता नहीं चाहिए कि साइटोप्लाज्म के से रिलेटेड कुछ वर्ड कहां पर यूज हुए। जैसे चैप्टर नंबर 16 में जब आप डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 16 में जब आप डिस्कस करेंगे मसल्स को, मसल्स में आप सार्कोप्लाज्म पढ़ेंगे, तो सार्कोप्लाज्म हम किसको कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म हम किसको कहेंगे, एक्सोप्लाज्म हम किसको कहेंगे, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। साइटोप्लाज्म के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, इसी से वेरी इंपॉर्टेंट जो मशीन ऑफ लाइफ है, मशीनरी जो बेसिक मशीन या फैक्ट्री ऑफ लाइफ है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 70s 80s क्या है, राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे डिफर करते हैं, लोकेशन इनकी कहां कहां है, कहां कहां पाए जा सकते हैं, प्रोकैरियोट में कहां कहां मिलते हैं, यूकैरियोट में कहां कहां मिलते हैं। इसके अलावा आप राइबोसोम्स कहां सिंथेसाइज होते हैं, पॉलीसोम क्या है, इस राइबोसोम के दो सब यूनिट क्या है और वो कब असेंबल होंगे, किस आयन के जरिए असेंबल होंगे, राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है, राइबोसोम कौन सा ऑर्गेनेली है, अबंडेंट है या नहीं है, ये सारी कहानी आपको पता आनी चाहिए। राइबोसोम्स एसोसिएटेड हो जाएंगे किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ER SR SER एंड स्मूथ RER और SER, इसकी दो टाइप्स हैं, इनके स्पेसिफिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। लेकिन जब आप SCR डिस्कस करो तो इसको आपने चैप्टर नंबर 16 में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR दिया हुआ, उसके साथ कंपेयर करना है आपने, ये कंपैरिजन आपने बताना है। फिर आप चले जाते हैं, जब भी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर कर लिया, उसके बाद इसी से एसोसिएटेड ऑर्गेनेल्स हैं जो इससे अराइज होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस निकलेगी। यहां पर आपको पता आना चाहिए गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है। इसके अलावा गोल्जी के फेस है, जो फॉर्मिंग फेस और जो मैच्योरिंग फेस है, इनमें कंपैरिजन आपको पता आना चाहिए। सिस और ट्रांस गोल्जी जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, गोल्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है उसका पता आना चाहिए। और गोल्जी बॉडी किस प्रोकैरियोट में से कंपेरेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी। फिर SCR से एक और ऑर्गेनेल्स निकलेंगे दैट आर कॉल्ड पैरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम, उनका आपको पता आना चाहिए, उनके दरमियान कंपैरिजन आपको पता आना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट में है और कौन सी एनिमल में है और कौन सी दोनों में पाई जाती है। गोल्जी अपरेटस से ही निकलेंगे लाइसोसोम, तो वो आपको पता आना चाहिए। फैगोसाइटोसिस, बाइंडोस, उसकी जो ऑटोफेजी है फैगोसाइटोसिस के रेफरेंस से। लाइसोसोम की एंजाइम कैसी है, ऑक्सीडेटिव या हाइड्रोलाइटिक है, ये सिंथेसाइज कहां पर होंगी। अब इन तीनों ऑर्गेनेल्स का ताल्लुक बन जाएगा बिलखसूस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस सेल सिक्रीशन के लिहाज से होंगे। तो इसका रूट आपको आना चाहिए, तो क्या रूट है एक सेल की सिक्रीशन का। फिर प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम में डिफरेंस क्या है, ऑटोफेगोसोम और जस्ट फेगोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये टर्म क्या है, इनका कंपैरिजन क्या बनता है। फिर हम आ जाते हैं सेल का कल्बो दिमाग, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ सेल, दैट इज न्यूक्लियस, कैपिटल ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफिस ऑफ सेल, ये सारी टर्म्स हम न्यूक्लियस के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस की बहुत सी डिटेल है, वो सारी चीजें, कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, मोनोन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड, बाई और डाइकैरियोटिक में फर्क, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जब ये डिस्कस करेंगे तो आपने मसल को देखना है कौन से यूनिसेलुलर है, कौन यूनिन्यूक्लिएटेड है, कौन से जो बाइन्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है। जब भी आप मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें तो आप बोन सेल पर चले जाइए, वहां पर ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उनको एसोसिएट कर लेना आपने। आप चैप्टर नंबर 8 पर चले जाए फंगस में, वहां पर कैरियो, न्यूक्लियस से रिलेटेड टर्म है कैरियोगेमी। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल में चले जाए, वहां कैरियोकाइनेसिस होगी, इनके दरमियान डिफरेंस आपको आना चाहिए। जेनेटिक्स में चले जाए तो वहां पर कैरियोटाइप होगी, उसके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये कैरियो वर्ड कहां से निकला, इसका ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया है, न्यूक्लियस कौन से सेल में एब्सेंट होगा और अगर एब्सेंट है तो क्यों है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर डिटेल आपको पता आना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम और क्रोमैटन का पता आना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो कि डिवाइडिंग सेल में नजर आएंगी, नॉन डिवाइडिंग में नजर नहीं आएंगी।
न्यूक्लियस का पढ़ने के बाद पावर हाउस ऑफ सेल आप माइटोकॉन्ड्रिया पर चले जाएं, इसमें बहुत सी डिटेल है, वक्त कम है, उस पर मैं बाद में एक और वीडियो डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 हर एक टॉपिक के बारे में, कंसेप्ट आपको समझाने के लिए कि आपने क्या पढ़ना है। मसला यही है कि किस तरह से क्या चीज पढ़ना ये स्टूडेंट को नहीं पता। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बेसिक स्ट्रक्चर, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक हो जाएगा बायोएनर्जेटिक्स से, तो वहां पर आपको ये प्रोसेस कहां हो रहे हैं, किस जगह पर हो रहे हैं, पता होना जरूरी है। फिर कुछ हमारे पास बॉडी, हमारी जो सेल के अंदर कुछ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूबुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें साइटोस्केलेटन का पता आना चाहिए, इससे निकलने वाली बेजल बॉडी, सेंट्रियोल का पता आना चाहिए। और सेंट्रियोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत से कंसेप्ट आते होते हैं। नंबर ऑफ, इसमें ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, कितने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल डिवाइड हो रहे होते हैं, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल कितनी है, बहुत सी एक डिटेल इसमें स्ट्रक्चर है। तो ये वो वैक्यूल पर चले जाएं। वैक्यूल्स जो होते हैं एक डस्टबिन ऑफ सेल है, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस है, फूड वैक्यूल है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या है, इनके दरमियान क्या कंपैरिजन बनता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपने सेल बायोलॉजी में फोकस करनी है। उम्मीद करता हूं कि मैं सेल बायोलॉजी के बारे में एक सैर हासिल आपके साथ गुफ्तगू कर चुका हूं। इस पर डिटेल तो अगर मैं बनाऊं तो सिर्फ सेल वाल पर ही मेरा 1 घंटे का लेक्चर मौजूद है, शायद 1 घंटे के करीब हो, इतनी डिटेल होती है इसमें। बहरहाल आपने देखना है कि आपके लिहाज से कितनी डिटेल जरूरी है, उस वीडियो लेक्चर पर जरूर जाएं। और बाकी मेरे पास बुक भी लिखी हुई है, उसमें भी कुछ शॉर्टकट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। एमडीकैट बायोलॉजी का प्रेप बुक है। प्रेप बुक मीन उसमें टॉपिक सारे मेंशन है जो टॉपिक आपने पढ़ने, और बाज़ का बहुत शॉर्ट और मुख्तसर टेबल मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको वो बुक अवेल करनी है तो मैं आपको बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पर, और अगर आप बजाते खुद ले सकते हैं तो वो मुझसे परचेज, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बाय पोस्ट मंगवाना चाहते हैं तो फिर आपको जो भी उसके टीसीएस चार्जेस हैं वो अदा करने होंगे। एनी हाउ ये कोई कंपलसरी नहीं है, बुक आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह की बुक अच्छी होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बुक कोई बहुत ही महान बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मौजूद हैं, आपके पास जो भी है वहां से तैयारी करें, बट मेरी अपनी बुक भी मौजूद है जिसमें कुछ चीजें मैंने समराइज की हुई हैं। उम्मीद करता हूं मैं कामयाब हो गया हूं कि कुछ आपको बेसिक्स बताने में सेल बायोलॉजी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो यूनिट होगा उसका भी एक इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करूंगा कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।